नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसका तैयारी करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या देखेंगे, डाह नाटक का पार्ट 2 जो कि झारखंड सचिवालय जो सीजीएल है उसी पर बेस्ट है, उसी के सिलेबस के अनुसार क्लास चल रहा है। तो इसके पहले जो डाह नाटक का पार्ट 1 था जिसमें से आपका 4 दृश्य के बारे में बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख लें ताकि यह कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके और एग्ज़ाम में आप 100% सॉल्व कर सके। क्योंकि खोरठा लैंग्वेज एक ऐसा भाषा है जिसमें से अगर आप एग्ज़ाम में 90+ नहीं लाते हैं तो रिजल्ट आपका होना मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह से आपको पार्ट 1 में बताया गया है कि आप आसानी से 100% नंबर ला सकते हैं। बिल्कुल झारखंड सचिवालय सीजीएल को देखते हुए वीडियो बनाया गया है। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेठ रेवती प्रसाद जो थे इसके बारे में बताए थे कि एक दो मुहैया आदमी थे, मुंह में राम बगल में छुरी का काम जैसा इसका कर्तव्य था। और इससे पहले थोड़ा सा बात करेंगे टारगेटपुर एप्लीकेशन का। टारगेटपुर एप्लीकेशन में आप लोगों को झारखंड सचिवालय अर्थात सीजीएल का कंप्लीट जो खोरठा का सिलेबस है वो कोर्स आपका करवाया जाएगा। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और इस एप्लीकेशन में आपको कैसे ज्वाइन करना, कैसे आप वहाँ वीडियो देख पाएंगे, इसके लिए हमारा नंबर है 9142943957। आप इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये क्लास जो है सीजीएल का खोरठा का 2 अक्टूबर से ये आपका एप्लीकेशन में चलेगा और 2 अक्टूबर से जेपीएससी का मेंस क्लास भी इसी एप्लीकेशन पर चलेगा। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये नाटक का अगला दृश्य है। इससे पहले जो पार्ट 1 का वीडियो था आप जरूर देखें, नहीं तो यहाँ आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप देख लिए और ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बहुत ही बेटर है। और आप नहीं देखें और ये वीडियो देख रहे हैं तो समझिए आपके लिए फ़ायदा नहीं है। तो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उस वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ तो थोड़ा सा हम लोग पीछे याद करते हैं क्या था स्टोरी। तो जो हम लोग 4 दृश्य देखे पार्ट 1 में, उसमें क्या देखे थे कि विवेक है और उसकी जो पत्नी है रचना है, शेखर उसका देवर है। अंतिम सीन में हम लोग देखे थे कि विवेक जाता है पैसा मांगने के लिए सेठ के पास। कितना मांगता है? 1000, जबकि उसका मैनेजर 500 देता है और फिर सेठ के आदेश पर फिर उसको 500 रुपया मिल जाता है। और जब वह घर आता है तो पहले से उसके पास 4000 पैसा था और 1000 वहाँ से अपना कंपनी से जहाँ पर वो काम करता है वहाँ से लाता है। और कुल उसके पास कितना पैसा हो जाता है? 5000 हो जाता है। तो ये जो सेठ है, जो एक इसमें डाह की मतलब ईर्ष्या की भावना है इसमें, आपको पहले बता चुका नाटक का नाम डाह है। तो ये सोचता है जब वो पैसा लेके आ जाता है उसके बाद ये सोचता है कि एक छोटा मोटा मजदूर जो कि सुपरवाइजर के काम में वहाँ काम कर रहा था, एक छोटा मोटा आदमी जो है 5000 रुपया जमा कर लिया। इसके मन में एक जलन का भाव पैदा हो रहा है। किसके? सेठ रेवती प्रसाद के। तो ये सेठ रेवती प्रसाद क्या करता है, इसके यहाँ मतलब आपका जो विवेक है, विवेक के यहाँ एक व्यक्ति को भेजता है। एक व्यक्ति को भेजता है जिसका नाम रहता है किशन लाल। किशन लाल, और किशन लाल से उसके यहाँ चोरी करवा देता है। देखिए, आप सोचिए आदमी कैसा है, बोलता क्या है और करता क्या है। जब 500 रुपया कम हुआ था तो अपना मैनेजर से बोला कि 500 रुपया दे दो। आखिर मतलब समय का सख्त आदमी है, अच्छा है, उसका प्रमोशन भी किया था, ये महीना जो तनख्वाह है वह भी बढ़ाया था। और वही व्यक्ति उसका घर में क्या करवाता है? चोरी करवा देता है। सेठ रेवती प्रसाद विवेक का घर में क्या करता है? चोरी करवा देता है। किससे? किशन लाल से। तो याद रखिएगा, मतलब ऐसे पढ़ना है कि एग्जाम में एक भी प्रश्न छोटे प्रश्न पूछेगा कि शेखर के घर में मतलब विवेक के घर में चोरी किसने किया था? किशन लाल ने किया था। किसने करवाया था? तो सेठ रेवती प्रसाद ने करवाया था। अब होता क्या है आगे आपका, जब चोरी हो जाता है तो शेखर और विवेक पूरा उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। 5000 रुपया चोरी हो जाना सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति हतोत्साहित हो जाएगा। जब पैसा चोरी हो जाता है
तो विवेक को तो पता नहीं रहता है कि हमारा मालिक जो है रेवती प्रसाद वही चोरी करवाया है। आप कैसे समझिएगा, कोई आपके साथ इतना अच्छा बिहेव करे, हंसे खेले, आप कभी जीवन में कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि जो आपके साथ इतना अच्छा रह रहा है और अंदर से वही आदमी आपको बर्बाद कर रहा है, खोखला कर रहा है, आप कोई कल्पना नहीं कर पाएंगे जब। लेकिन समय के साथ जब आपके साथ घटना घटेगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपके साथ क्या हुआ। तो विवेक को भी पता नहीं है कि उसके यहाँ चोरी कौन किया। तो विवेक अपना मुंह लटकाए हुए सेठ के पास जाता है और ऑफिस का दृश्य है। सेठ अपना जो रेवती प्रसाद का जो इंजीनियरिंग वर्क्स है वहाँ पे सेठ और मैनेजर ऑफिस में बैठा हुआ है। विवेक पूरी तरह से मुंह लटकाए हुए पहुँचता है और सारा घटना बताता कि मतलब पैसा रखा था वो चोरी हो गया। तब होता क्या है, जब चोरी हो गया तो ये सेठ कहता है मैनेजर से कि 5,000 रुपया विवेक को दे दो। लेकिन ध्यान दीजिए, अब 5,000 रुपये पैसा कर्ज दे दिया, पैसा चोरी करवा के कर्ज दे दिया। और क्या बोला कि ये जो आपका 5,000 है जो दिया गया कर्ज के रूप में, इसमें ब्याज भी लगेगा और आपका प्रत्येक महीना से काट लिया जाएगा। और ये महीना तब तक आपका काटा जाएगा जब तक ब्याज सहित मूलधन खत्म ना हो जाए। अब इसके पर एक मतलब कह सकता है कर्ज का जो है ना बर्डन, बोझ पड़ गया किस पर, विवेक पर। जब पैसा मिल जाता है उसको, जब आता है तो सेठ पूछता है कि तुम्हारे पास बंदूक भी है क्या घर में। तो विवेक क्या बोलता है कि पिछला साल जो है बंदूक लिए हैं। तो इसमें इस दृश्य में आपने क्या देखा कि सेठ रेवती प्रसाद ने विवेक के यहाँ चोरी करवा देता है और उसको फिर कर्ज के रूप में 5,000 रुपया पैसा देता है। और आप ये भी देखें कि विवेक के पास बंदूक भी है। और आप अंत में जब नाटक में जिस नाटक पढ़ रहे लगातार पढ़ेंगे और नाटक का अंतिम से जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आप देखिएगा कि वही जो विवेक का जो बंदूक है और किस प्रकार से विवेक का हत्या हो जाता है। तो फिलहाल बने रहिए वीडियो में। तो इस दृश्य में अब बात करते हैं अगला दृश्य का। तो नाटक का अगला दृश्य जो है ये फैक्ट्री का सीन है। रेवती प्रसाद का जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री का सीन है और उस फैक्ट्री में मशीन चालू है। और आपको पता है कि जो विवेक है सुपरवाइज़र है। याद जरूर रखिएगा किसका कैरेक्टर कैसा है। तो विवेक जो है क्या है, सुपरवाइज़र है और ये समय का बड़ा सख्त आदमी है, पाबंद आदमी है, ठीक है। और विराट का प्रवेश होता है कहाँ पर, फैक्ट्री में। तो जब विराट याद कीजिए, जब हम पहला मेरा पार्ट 1 जरूर देखिएगा। हम पहला पार्ट में क्या बताए थे कि विराट जो था पहले जगह के अंदर काम करता था लेकिन बाद में विवेक के अंदर आ गया था। तो विवेक सुपरवाइज़र है और विराट क्या करता है, काम पर जाता है, मतलब वहाँ फैक्ट्री प्रवेश करता है। और जब फैक्ट्री प्रवेश करता है तो कब प्रवेश करता है, 9:20 में। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ये सब पॉइंट कहाँ से कहाँ मतलब बीच से उठाएगा, हालांकि हम आपको MCQ के माध्यम से करवाएंगे। तो 9:20 में प्रवेश करता है फैक्ट्री। तो वही पूछता है विवेक कि तुम प्रतिदिन लेट आता है, आज क्यों लेट किया। तो विराट क्या कहता है कि मेरा बच्चा बीमार था। तो बोलता बच्चा तेरा बीमार था, तुम तो बीमार नहीं ना था। मतलब कि विवेक उसको डांट देता है। जब विवेक उसको डांट देता है पूरी तरह से और बोलता है कि वापस जाओ, जरा सा भी लेट किया तो प्रवेश होने नहीं दिया जाएगा फैक्ट्री में। अब विराट को काफ़ी मतलब क्या कह सकते हैं दुख पहुंचता है और वो बोलता है ठीक है वापस तो जाएंगे, और लेकिन इस बात को हम याद रखेंगे, बहुत बड़ा तुम मालिक बन गया है, हम बताएंगे मालिक क्या होता है। कहने का मतलब यहाँ से देखिए एक दूसरे में डाह का भावना, जलन का भावना पैदा होता है। क्योंकि इसने समय से लेट आया, 1 घंटा 20 मिनट लेट आया, तो विवेक ने उसको वापस कर दिया। और विराट को दुख लगा कि हमको फैक्ट्री से जरा सा लेट आए, 1 घंटा 20 मिनट लेट आए, तो हमको वापस कर रहा है। बोलता है कि इसका बदला जरूर रहेंगे, तुम मालिक बन रहा है ना, बनो मालिक, बताएंगे तुमको हम। और इस तरह से बोल के विराट जो है फैक्ट्री से निकल जाता है। तो अभी आपने क्या देखा कि विराट जो है विवेक को धमकी देके निकलता है कि बहुत बड़ा तुम मालिक बन गया है, बताएंगे तुमको, मालिक हम बनाएंगे। क्योंकि उसको घुमा देता है ना तो गुस्सा लग जाता है। अब वो जब अपना घर के लिए वापस आता है तो रास्ते में क्या मिलता है, शेखर मिलता है जो विवेक का भाई है। तो अब लोग देखेंगे आगे क्या होता है। तो उधर से विवेक जो है, सॉरी विवेक नहीं, शेखर जो है कंधे में हल और कुदाल लेकर आता है और विराट बोलता है तब शेखर किधर से आ रहा है। ये बोलता है हिंदी, अरे हमारी नाक खोटा बोली तो काट दियो, बोल दियो। क्या शेखर? विराट बोलता है शेखर को, क्या शेखर किधर से आ रहा है। तो शेखर बोलता है क्या भैया कहाँ से आएंगे,
आप तो जानते ही हैं हम किसान हैं, तो वही खेत से आ रहे हैं और पानी पटा के आ रहे हैं। तो बोलता है कि जब से मशीन लिए हैं, आपको पहले पता है कि मशीन लिया था, तो जब से मशीन लिए हैं तो काम ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, काम ज़्यादा बढ़ गया है। तो विराट उसको बहकाता है, बोलता हाँ काम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और दिन बाय दिन और बढ़ेगा और बढ़ते चला जाएगा। तो शेखर को समझ में नहीं आता क्या बोलना चाहता है। तो शेखर कहता है कि आपका कहने का क्या मतलब है? मतलब कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा, अगर तुम्हारा भाई चाहता तो तुम्हारा मदद कर सकता था। वो देखो कितना बढ़िया है, 8 बजे जाता है और 5 बजे आता है शाम को। अगर वो चाहता तो मदद कर सकता था, लेकिन नहीं करता है। तुम रात भर नहीं, कहने का मतलब हमेशा खेती में खटते रहता है और इसी तरह खटते खटते ज़िंदगी तो पार हो जीतो। तो उसको डाउट होता है, फिर बोलता आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि इंसान के लिए इशारा काफ़ी हवे है और तुम कोई गिदर छुआ ना के कि तरह डेगे डेगे समझी, वो इशारा बुझे पा रहे। इस तरह से वो बोलता है खोरठा में। बहुत कुछ आपको हिंदी से भी बोल देते हैं, ठीक है। तो बोलता है इस इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। बोलता है कि मान ले कि काल दिन तोर बिहार हो, तो जब बिहार हो तो बाल बच्चा हो, तो बाल बच्चा तो शादी ब्याह कर भी, अगर आप से पहले पढ़ी भी लिखी भी तो तोर कितना काम हुई, तो कितना प्रकार के खर्च हुई, तो फिर तो किरंग अपन घर द्वार चले भी। तब शेखर कहता है कि इसमें हमको क्या टेंशन है, हमारा भाई और हम हैं और हम लोगों के पास इतना मतलब ज़मीन जायदाद है कि 1-2 साल नहीं भी काम करेंगे तो बैठ के खा सकते हैं। तब विराट बोलता है ये मत बोलो कि हम लोगों के पास, ये बोलो कि मेरे भैया के पास। फिर बोलता मतलब क्या, जितने भी ज़मीन जायदाद है वो तो तुम्हारा भैया के नाम से है। अगर तुम्हारा भैया चाहेगा तो बेईमानी भी कर सकता, फिर तुमको क्या मिलेगा, फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब विराट कर क्या रहा है, विराट शेखर को भड़का रहा है, बिगाड़ रहा है, क्योंकि वो उसको विवेक ने क्या कर दिया था, फैक्ट्री से बाहर कर दिया था। तो आपने देखा कि शेखर क्या कहता है कि हम दोनों भाई एक हैं और इतना जगह ज़मीन जायदाद है कि 1 साल से ज़्यादा बैठकर खा सकते हैं। तब विराट बोलता है कि तुम्हें समझाना मतलब तोरा समझाना बहुत हार्ड काम लागे, ठीक है, तोरा समझावे ना पारवे। और बाद फिर विराट बोलता है उसी को कि तुम दोनों रिश्ता में सगे भाई जरूर है, लेकिन इटा बुझे पा रहे तो पढ़ल लिखल किसान लागे कि कानून के मुताबिक तो ज़मीन जायदाद के आधा मालिक लगे, ज़मीन जायदाद के आधा मालिक लगे, इसलिए आधा तोर होएक चाहिए। विराट पूरी तरह से बहकाता है, पूरी तरह से भड़काता है। और तुम जरा सोचो कि अगर क्यों बोलियो भुला जाए करियो, तुम सोचो अगर तेरा भाई बाद में तुमको ठेगा दिखा देगा, कोई मतलब सारा ज़मीन जायदाद अपना नाम करा लेगा, तो तुम ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, तो ना घर के रहबे ना घाट के रहबे। इस तरह से विराट क्या करता है, शेखर को भड़काने का काम करता है। तो शेखर कहता है भैया ऐसा चाहेंगे तब ने, मेरे भैया ऐसा नहीं है, वो देवता समान है। तो विराट कहता है कि तुमको एक बात और बता देते हैं कि तेरे यहाँ जो 5000 चोरी हुआ था, वो चोरी नहीं हुआ था, वो क्या हुआ था, तेरा भाई जो है एक जालसाजी का काम किया है। जालसाजी कहने का मतलब तुम सोचो कि सेठ रेवती प्रसाद जो कि धरती का सबसे बड़ा कंजूस व्यक्ति है, वो 1 रुपया किसी को नहीं देगा बिना काम का, तो तेरा भाई को 5000 कहाँ से दे दिया। तो यहाँ से भी तुम समझ सकता है कि तेरा भाई तुमसे क्या कर लेगा, सब कुछ हड़प लेगा और एक दिन तुम ना घर करेगा ना घाट करेगा। तो विराट ये भी कहता है हालांकि तुमको ये बात नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुम अपना बड़े भाई के दुलार प्यार में ये सब बात विश्वास करेगा ही नहीं, मेरा समय आने पर सब तुमको समझ में आ जाएगा। तो अभी आपने क्या देखा कि जो विराट है शेखर को किस तरह से भड़काता है, बहकाता है। कहने का मतलब भाई भाई के प्रेम को, उस परिवार के प्रेम को तोड़ने का काम करता है। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे, क्या शेखर समझदार है या उसके बातों में आकर वह बहक जाता है। तो देखिए अगला दिन की बात है, सुबह 7 बजे तक शेखर जो है सुतले है। अब उसका भाई जो विवेक है, आप पहले से पढ़ रहे हैं कहानी को, कि 8 बजे वो ड्यूटी जाता है। तो 8 बजे जाता है, तो ये जो है
शेखर जो है 7 बजे तक सोया तो उसको बड़ा तज्जुब लगता, बड़ा आश्चर्य लगता है कि पर डे बड़ा सवेरे उठ के खेत चला जाता था। और आपको पता होगा कि गांव घर में जो किसान होता है सबसे पहले उठता है, तो किसान जो होता है खेती बाड़ी करने के लिए जल्दी उठता है, तो उसको बड़ा आश्चर्य लगता है। रचना शेखर को जगाती है और शेखर से पूछती है कि तबीयत तो खराब नहीं है, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो शेखर विराट की बातों में आके बहक चुका था, ठीक है। और शेखर क्या कहता है कि अब हमसे अकेले काम नहीं होगा, अब घर का जितना भी जमीन जायदाद संपत्ति है सब का बंटवारा होगा। अब हमसे ये अकेले नहीं होगा, सारा काम का बंटवारा होना चाहिए और मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए। तो देखिए, जब इस तरह से बोलता है शेखर कि अब हम अकेले नहीं, काम का बंटवारा होना चाहिए, मतलब मुझे हक मिलना चाहिए, तो ये ऐसा बात को सुनकर विवेक को बड़ा दुख पहुंचता है, क्योंकि बड़ा लाड़ प्यार दिया था किसको, शेखर को। और विवेक कहता है शेखर से कि तुम मेरा प्यार का परीक्षा मत लो शेखर। देखिए शेखर तो पूरा बहक चुका उसके विराट की बातों में। तो शेखर क्या कहता, शेखर नहीं भैया, अब हम आपका छोटा भाई है और कानून के मुताबिक पूरा जगह जमीन जितने भी जायदाद हैं उसका हम आधा मालिक हैं। तब विवेक रचना से कहता है कि रचना, अब मुझे अपने छोटे भाई के लिए परीक्षा देना पड़ेगा। शेखर को कहता है विवेक कि अरे शेखर, इतनी सी बात के लिए तुम्हें कानून की दरवाज़ा धकेलना पड़े, यह मेरे लिए शर्म की बात है। अगर तुम्हें अलग रहना है, अलग रहना है तो अलग रहो, अलग खाना है तो अलग खाओ, तुम्हें अलग से हम प्यार भी देंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये बात तुम गांव समाज टोला में कहीं पर नहीं बोलना, नहीं तो तेरा भाई जो ये विवेक है सिर उठाकर नहीं जी पाएगा और पछतावे की आग में जलकर मर जाएगा। और यही बात कहकर विवेक कोर्ट चला जाता है ताकि जितने भी जगह जमीन जायदाद है उसका 2 भाग किया जा सके। तो अभी आपने क्या देखा कि जो विवेक है पूरी तरह से ईमानदार है और जो शेखर है विराट के बातों में आकर बहक गया है और विवेक पोट गया है ताकि ज़मीन का बंटवारा हो सके। अब इसके आगे का जो स्टोरी है बहुत ही दर्दनाक है, जो लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इससे पहले आपको बता दें, अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाए ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा समय समय पर। इसके अलावा जो एप्लीकेशन हमारा है टारगेटपुर का, जो टारगेटपुर का हमारा एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसे भी आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पर झारखंड सचिवालय अर्थात सीजीएल और जेपीएससी मेंस दोनों का खोरठा जो है लगातार यहाँ पर आपको तैयारी करवाया जाएगा, कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। साथ ही किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए कि एप्लीकेशन में कैसे ज्वाइन करें तो हमारा नंबर है 9142943957, तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।